चलो आज का जो टॉपिक है, आज से देखो मेन क्लास स्टार्ट हो गया है न्यूमेरिकल्स वाले। न्यूमेरिकल्स में मतलब जो है चीज़ें मैं बताऊंगा, करते रहना, थोड़ा बहुत ऐसा ही पूछेगा तुमको एग्ज़ाम में। न्यूमेरिकल्स कम से कम जो है सभी ने थोड़ा, मेरे टाइम में 10 मार्क का था, 10 से 12 मार्क का आता था, अभी सभी ने जो है 25 मार्क का कर दिया है। और न्यूमेरिकल में 50% जो न्यूमेरिकल आएंगे 25 मार्क्स में, वो सिंपल फार्मूला के बेसिस पे आएंगे। फार्मूला तुमको पता है तो तुम जो है आसानी से उसको क्या बोलते हैं निकाल लोगे। थोड़े बहुत में जो है टफ होगा, उसका मैं रिवर्स फार्मूला कैसे लगाते हैं उसको बताता रहूँगा, तुमको दिक्कत नहीं होने वाली। टर्मिनोलॉजी, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट जानने वाले हैं। यहाँ पे 4 से 5 मार्क के सवाल आने वाले हैं तुमको, कि मतलब टर्म्स क्या क्या हैं इक्विटी मार्केट में और डेट मार्केट में, वो जानेंगे। तो सबसे पहला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल प्राइस ऑफ ए शेयर। फेस वैल्यू का तुम कॉन्सेप्ट इस टर्म में समझो, मैं बॉन्ड मार्केट के टर्म में तुमको समझाता हूँ, आसानी होगी। फेस वैल्यू जो है मेनली जब तुम नई नई कंपनी ओपन करते हो तो एक शेयर्स का कितना प्राइस होता है, नॉमिनल प्राइस कितना होता है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अभी मान लो आईटीसी है, आईटीसी ऑलरेडी 20 साल से आईटीसी ऑलरेडी 20 साल से कंपनी या 30 साल से कंपनी या 40 साल से कंपनी ऑलरेडी पुरानी है, कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है ग्रो करके, तो उसका फेस वैल्यू जो है वो 1 का ही है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो 400 का है। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब सिंपल समझो कि नॉमिनल प्राइस, एक शेयर का नॉमिनल प्राइस क्या है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो जब कंपनी तुम ओपन करते हो तो उस समय कंपनी का कोई प्रॉस्पेक्ट दिखता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, चीज़ें कैसी होंगी, तो उस समय जो एक शेयर्स का प्राइस नॉमिनल प्राइस रहता है, कि जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, तुमने एक बॉन्ड खरीदा, एनएचएआई का एक बॉन्ड खरीदा, एनएचएआई बोलता है एक बॉन्ड का प्राइस है 1000 रुपीज़, तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल प्राइस। उसको तुम फेस वैल्यू बोल सकते हो, पार वैल्यू बोल सकते हो, तो आगे एक टर्म आएगा वो बताता रहूंगा। तो फेस वैल्यू का मतलब है नॉमिनल प्राइस ऑफ ए शेयर इज नोन एज फेस वैल्यू, और द अमाउंट ऑफ रुपीज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट। तो अमाउंट ऑफ रुपीज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट कहाँ पे लिखा होता है, ये होता है डेट। जब भी तुम बॉन्ड या फिर कोई भी बॉन्ड जब भी तुम अप्लाई करोगे उसको ओपन कर लेना, वहां पे लिखा होगा इसका जो है एक बॉन्ड का वैल्यू कितना है, 1000, 2000, 5000, 10,000, वही उसका हो गया फेस वैल्यू। उसको नॉमिनल वैल्यू बोल दो, फेस वैल्यू बोल दो, पार वैल्यू बोल दो, टर्म तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बस वही है। बॉन्ड का मान लो फेस वैल्यू 1000 हुआ, जब बॉन्ड इशू हुआ था, तुमने जब सब्सक्राइब किया तब उसका रेट 1000 रुपीज़ का था। अब क्या हुआ, अब जो है 2 मिनट रुक जाओ, अब क्या हुआ है उसका, जब वो इशू हो गया बॉन्ड, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा घटा, तो बॉन्ड का प्राइस फ्लक्चुएट किया। 1000 रुपीज़ का तुमने बॉन्ड सब्सक्राइब किया था, उसका वैल्यू 1100 हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस बॉन्ड का वैल्यू डिमांड बढ़ेगा, आगे बताने वाला हूँ। उसका अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस बॉन्ड का वैल्यू 1000 से 900 हो सकता है। लेकिन जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सवाल पूछेगा तो घबरा मत जाना कि उसने बोला कि नॉमिनल वैल्यू एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है और मार्केट प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो मार्केट प्राइस में उसका वैल्यू 1100 हो गया, तो क्या फेस वैल्यू 1100 का हो जाएगा, नहीं। फेस वैल्यू 1000 का ही रहने वाला है। जब तुम्हारा मैच्योरिटी होगा तो तुमको 1000 रुपये ही मिलने वाले हैं, ना कि 1100 मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जो नॉमिनल वैल्यू होता है तुम्हारा, जो नॉमिनल प्राइस होता है शेयर्स का, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, कुछ ही बोल सकते हो। अब आता है तुम्हारा, ये फेस वैल्यू समझ गए, तुम्हारा दूसरा जो है वह है इक्विटी और शेयर कैपिटल। टर्म आएगा इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल। क्या होता है, जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करके फंड रेज करती है, ठीक है, उसको बोलेंगे इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल। जैसे मान लो आईपीओ आया, आईपीओ में कंपनी जो है फंड रेज कर रही है, मान लो उसने 1 लाख शेयर्स इशू किए, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, तो कंपनी का शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा। ऑन कर लो सब माइक, यहाँ पे इंट्रैक्शन ही चलने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछोगे तभी तुम समझोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल है वो कितना होने वाला है, मैंने 1 लाख शेयर इशू किया, फेस वैल्यू 10 लाख। फेस वैल्यू मतलब 1 रुपीज़ पे, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पे, तो मेरा इक्विटी कैपिटल कितना आएगा मेरे पास, मेरे कंपनी में 10 लाख। 1 लाख। फेस वैल्यू 1 है,
हाँ हाँ 1 लाख शेयर्स मैंने इशू किया तो इक्विटी कैपिटल बनाने वाला है। मैं वही बताऊंगा कि मान लो उसका प्राइस 100 रुपीज़ का है और फेस वैल्यू 1 है, तो बाकी का 99 लाख रुपीज़ कहाँ होंगे, वो तुमको सवाल में लिखा हुआ है। तो सिंपल फार्मूला है तुम्हारा, सवाल थोड़ा जो है ट्विस्ट करेगा एनआईएसएम एग्जाम में, तो वो ध्यान रखना। फार्मूला है यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू इट्स फेस वैल्यू। तो जितने ये फंड कलेक्ट करेंगे वो जो है तुम उसको उसको बोल दो इक्विटी कैपिटल बोल दो, शेयर कैपिटल बोल दो, वो तुम्हारा सेम ही है। ठीक है, अब मुझे सवाल बताओ, सवाल ऑन कर लो, सवाल जो है चीज़ें यहाँ से चलेंगी तभी होगा। मैं टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में तुम सब जो है थोड़ा उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टेस्ट में 75% आएंगे तुम्हारे, तब जाके तुम जो है एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, 65-70% ला सकते हो। अगर टेस्ट में ही तुम 60% ला रहे हो, 55% ला रहे हो, एक तो 45% लाया है, 50 सवाल में 15 सवाल सही हैं उसके, तो मतलब अगर उस हिसाब से तुम क्या बोलते हैं चीज़ें कर रहे हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि आगे जो है कंटिन्यू कर पाना। ठीक है, टफ नहीं है एग्ज़ाम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुमको याद रहे। एग्ज़ाम ये क्लास करके जाना, एग्ज़ाम में बैठोगे तुमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो पहला सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। 10 लाख। ठीक है, सब बताना, कोई दिक्कत नहीं है, सब जो है ओपन कर लो जो भी चीज़ें हैं। एक कंपनी ABC issued 1 लाख शेयर्स एट ए फेस वैल्यू ऑफ 10, फाइंड द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ABC। ठीक है, 1 लाख शेयर से 10 के वैल्यू पे उसने फंड रेज, मतलब फेस वैल्यू 10 है, उस फेस वैल्यू पे उसने इशू किया है, तो कंपनी के पास कितने पैसे आए, 10 लाख। ठीक है, अब यहां बताओ दूसरा का जो आंसर क्या होगा, दूसरा तीसरा चौथा का। एक कंपनी ABC फेस वैल्यू इज RS10 and the company issued shares to its investors at RS25. What does it mean? The company issued shares at a discount. The company issued shares at premium. The company issued shares at par. मैंने ऊपर ही बताया था पूरा कॉन्सेप्ट, पार का, डिस्काउंट का, प्रीमियम का नहीं बताया था मैंने, पार का मैंने बताया हुआ था। बताओ क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, पहले दूसरा का आंसर बताओ मुझे। प्रीमियम सर। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने हाँ इन्वेस्टर को 25 रुपए पे जो है शेयर्स इशू किया है, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम का मतलब होता है जिस प्राइस पे तुमने जो है जो प्राइस तुमने रखा है उसके ऊपर प्राइस पे अगर तुम शेयर्स बेच रहे हो तो वो तुम्हारा प्रीमियम कहलाएगा। तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, उससे ऊपर प्रीमियम कितने रुपए ऊपर बेच रही है कंपनी, 15 रुपए। 15। बिल्कुल सही। तीसरा आंसर बताओ, एक कंपनी ABC फेस वैल्यू इज RS10 एंड द कंपनी इशूड शेयर्स, रुक जाओ, इसके बाद जो है तुम्हारा एक कंपनी ABC फेस वैल्यू इज RS10 एंड द कंपनी इश्यूड शेयर्स टू इट्स इन्वेस्टर्स एट RS10, व्हाट डज इट मीन। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा बताओ। पार। पार। पार, पार का मतलब जिस कॉस्ट पे मैंने इशू किया है, ठीक है, जो कॉस्ट है मेरा उसी कॉस्ट पे मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, उसको बोलेंगे एट पार। एट पार बोल दो, पार बोल दो, फेस वैल्यू बोल दो, सब कुछ सेम है। ओके, चौथा सवाल है, एक कंपनी ABC फेस वैल्यू इज RS10 एंड द कंपनी इश्यूड शेयर्स टू इट्स इन्वेस्टर्स एट RS5, व्हाट डज इट मीन। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, लेकिन कंपनी ने शेयर्स इशू किया है फंड रेज करने के लिए 5 रुपए पे, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट। कंपनी अपने फेस वैल्यू से डिस्काउंट में शेयर्स को इशू किया है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, पार का, प्रीमियम का और डिस्काउंट का, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, यही है बस, इसी को तुमको बस ध्यान रखना है। और कोई यहाँ पे देखो आंसर मैंने लिख दिया है, पहले मैं आंसर लिखता नहीं था, नीचे में आंसर्स हैं तुमको जो मिले होंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुमको अच्छा दिखना नहीं है कि मतलब ऑलरेडी मैंने आंसर्स लिख दिया है और उसको देख के तुम क्या बोलते हैं बता रहे हो, फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरा काम चीज़ें पढ़ाने का है, समझाने का है, वो समझा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी तुमको, सिंगल पर्सन की दिक्कत नहीं होगी, एफर्ट तुमको डालना है। सवाल तुम्हारे पास हैं 1200-1500 सवाल जो हैं वो तुमको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, उसमें दिक्कत नहीं होगी तुमको, प्रैक्टिस तुमको करना है। चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है डाल देता हूँ, वो देख सकते हो तुम। चीज़ें तुमको सब कुछ जो है तुमको करनी है, ठीक है। तुमको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर तुमने एफर्ट नहीं डाला तो फिर जो है गलती तुम्हारी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा है कि मतलब 90% 95%,
ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, किसी को जॉब करनी है, किसी को लाइसेंस लेना है, नॉलेज गेन करो, यहाँ फ़ायदा होने वाला है, जॉब पे फ़ायदा होने वाला है, हर जगह फ़ायदा होने वाला है, चीज़ें बस समझ जाओ। अब यहाँ पे देखो, एक कंपनी ABC issued 1 lakh shares to its investors at Rs 25 and the company face value is Rs 10. What is the equity capital of the company ABC? 10 लाख। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया है, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन उसने 25 के रेट पे जो है अपने इन्वेस्टर्स को शेयर इशू किया। जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, राइट्स इशू आता है तुम्हारा, ठीक है, जहाँ पे फंड्स रेज करती है, तो उसका कंपनी का फेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, लेकिन कंपनी फंड्स रेज कितने पे करती है? जो मार्केट प्राइस हुआ उससे 10% 15% डिस्काउंट पे। तो कंपनी ने कितना इक्विटी कैपिटल रेज किया है या शेयर कैपिटल रेज किया है? 10 लाख। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए तुमको एग्जाम में पूछ सकता है, फॉर्मूला सेम रहेगा इक्विटी कैपिटल का, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू। बाकी जो तुम्हारे 14 लाख है वो है क्या है? एडिशनल पेड इन कैपिटल है। जब चैप्टर 8 आएगा, 10 आएगा, 8 मेनली 8 आएगा, तब वहाँ पे जो एक्सप्लेन मैं बताऊंगा एडिशनल पेड इन कैपिटल या फिर चीज़ें क्या क्या है, समझ गए? तो जो तुम्हारा 14 लाख रुपीज़ हो गया, जो कंपनी फेस वैल्यू के ऊपर अर्न कर रही है, उसको बोलेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल, उसको अलग अकाउंट में रखा जाता है, सिंपल, उसके लिए अलग जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है तुमसे एनआईएसएम कि इक्विटी कैपिटल तुम्हारा जो है कितना आया हुआ है, तो वो आया हुआ है तुम्हारा जो शेयर्स है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख, और बाकी जो आए हुए हैं 14 लाख वो तुम्हारे चले गए एडिशनल पेड इन कैपिटल में। वो नहीं पूछेगा, सिंपल है, बेसिक जो चीज़ें पूछता है वो थोड़ा घुमाने के लिए से भी जो है ऐसा कर देता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया हुआ था, अगर प्राइस तुम्हारा ग्रेटर देन फेस वैल्यू है, प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 है, प्राइस तुम्हारा 25 है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो प्रीमियम। प्राइस लेस देन फेस वैल्यू है, प्राइस 5 है, फेस वैल्यू 10 है, तो वो डिस्काउंट में कहलाएगा। प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, पार और एट पार, और फेस वैल्यू तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है, एट फेस वैल्यू, तीनों का मतलब यही हुआ, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा शेयर स्प्लिट का है और कंसोलिडेशन का है। शेयर स्प्लिट में क्या होता है? मेरे पास एक शेयर है फेस वैल्यू 10 का, उसको मुझे रिड्यूस करना है कम नंबर्स में, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? मेरे पास शेयर्स हैं कम नंबर का, मुझे उसको इंक्रीज करना है ज़्यादा वाले में। दोनों का मतलब बताऊंगा, शेयर स्प्लिट का, शेयर कंसोलिडेशन का, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो भी बताऊंगा, चीज़ें समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, शेयर स्प्लिट का मतलब क्या हुआ? आइचर मोटर ने जो है 1:10 का स्प्लिट किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास एक शेयर्स हैं आइचर मोटर के फेस वैल्यू 10 के, तो तुमको 10 शेयर्स मिलेंगे आइचर मोटर के फेस वैल्यू 1 के, ठीक है, बात बराबर है। तुम्हारे पास एक शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू 10 है, स्प्लिट के बाद तुम्हारे पास 10 शेयर्स हो गए डीमैट अकाउंट में जिसका फेस वैल्यू कितना है? 1 है, बात बराबर। 10 इंटू 1 10, 1 इंटू 10 10, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर स्प्लिट हम सब करते क्यों हैं? लिक्विडिटी के लिए। सिंपल, रुक जाओ 2 मिनट, यहाँ पे जो है थोड़ा मैं इसको, रुक जाओ, कहाँ गया? स्टॉप शेयरिंग, मैं इसको लेता हूँ इंटायर स्क्रीन, ठीक है, शेयर किया। अब यहाँ पे देखते हैं EICH, स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी सर। आइचर मोटर ने जो है, इसका प्राइस था कितना, मैं बता रहा हूँ तुमको, कितने पे स्प्लिट हुआ था, या 2021 में शायद स्प्लिट हुआ था, ठीक है। इसका प्राइस था 25,000 के आसपास, सिंगल प्राइस का रेट था 25,000। उस समय इसका फेस वैल्यू कितना था? 10, फेस वैल्यू 10 था, प्राइस 25,000 था। तो मान लो जो रिटेल इन्वेस्टर हुआ, जिसके पास मान लो 5,000 का ही बजट है, 10,000 का ही बजट है, क्या वो फ्रैक्शन में शेयर्स खरीद सकता है आइचर मोटर के? नो। उसके लिए उसको कितना पैसा चाहिए होगा? 25,000 रुपए। लेकिन वही क्या, आइचर मोटर ने क्या किया? 1:10 का स्प्लिट कर दिया, फेस वैल्यू रिड्यूस कर दिया, तो इसके प्राइस कितना हो गया? 2500। तो क्या वो रिटेल इन्वेस्टर ले सकता है? ले सकता है। तो सवाल यहाँ पे आएगा, स्प्लिट करते क्यों हैं? मोटिव क्या होता है स्प्लिट का? तो मेन मोटिव होता है स्प्लिट का
कि मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, लिक्विडिटी बढ़ाया जाए मार्केट में। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुम F&O में हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हो, तो वहाँ पे जो है मिनिमम वॉल्यूम करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, किसी भी सिक्योरिटीज़ को F&O में बने रहने के लिए। तो मान लो प्राइस हाई है तुम्हारा, तो F&O में शायद तुम नहीं बन सकते हो, या फिर तुमको जो है निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्राइस हाई है। तो कंपनियाँ क्या करती है, स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट में क्या होता है, प्राइस कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ 25 जगह शेयर था और वो 2500 का शेयर्स हो गया, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ये स्प्लिट का। समझ गए? स्प्लिट में कोई दिक्कत है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए अब। ठीक है, सिंपल है, यहां पे चीजें समझ में आ गई। अब आता है तुम्हारा दूसरा जो पार्ट है, वो है तुम्हारा शेयर कंसोलिडेशन का। ये हम क्यों करते हैं? शेयर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास मान लो 10 शेयर्स हैं फेस वैल्यू 1 के, उसको मुझे 1 शेयर में करना है कन्वर्ट। बोलोगे सर क्यों करना है, बताओ क्यों करते हैं शेयर कंसोलिडेशन? अगर कंपनी के मालिक को लग रहा है कि मेरा शेयर्स जो है, जो कंपनी का रियल वैल्यू है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, समझ गए? अगर मान लो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, लेकिन मान लो सॉरी बोलता हूँ, कंपनी का मान लो फेस वैल्यू 1 है और शेयर्स ट्रेड कर रहा है मान लो 5 रुपीज़ पे। कंपनी सोचती है नहीं, ये जो 5 रुपीज़ है वो ज़्यादा जो है सुटेबल नहीं दिख रहा मेरे कंपनी के इमेज के हिसाब से। वो क्या करती है, शेयर कंसोलिडेट कर देती है, मतलब 10 शेयर्स लेके आओ, एक शेयर्स लो। तो मतलब उसी प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, फेस वैल्यू इंक्रीज हो गया और प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। ये कंपनियां तब करती हैं जब कंपनी को लगता है कि नहीं, जो प्राइस है वो प्राइस जो है सही नहीं लग रहा। जैसे फिलहाल अभी तुमको हाल में ही जो है एग्जांपल बोलता हूँ, ICICI सिक्योरिटीज़ का तुमने देखा होगा, उसको डीलिस्ट कर दिया कंपनी ने। ICICI सिक्योरिटीज़ का जो है शेयर्स लिस्टेड था स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसको कंपनी ने डीलिस्ट कर दिया है। क्यों? कंपनी का कहना था कि जो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है ICICI सिक्योरिटीज़ का, वो जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जो मार्केट में जो मेरा वैल्यूएशन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो मैं फिलहाल जो है इसको लिस्ट नहीं रखूंगा, मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो कंपनी के लेकिन सर पास, वो तो मार्केट डिसाइड करता है ना, कि कंपनी वाले भी डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी वाले डिसाइड कर सकते हैं, अगर वो 90% शेयर्स मार्केट से खरीद ले तो वो डीलिस्ट कर सकते हैं। ओके सर। 90% शेयर खरीदना होता है, ये बाद में आएगा, ये चीज़ें आएंगी, ये सब जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जो है तुम्हारा वो सब पार्ट जो है तुमको जानना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो आती है, कितना परसेंट, जैसे मान लो बाईबैक कंपनी खरीद कर रही है, या फिर मान लो वेदांता हो गया, वेदांता ने जो है 2 या 3 बार ट्राई किया है कंपनी को डीलिस्ट करने का, लेकिन डीलिस्ट नहीं हो पाया। क्यों? 90% शेयर्स वो नहीं खरीद पाई मार्केट से। अगर 90% शेयर्स वो नहीं खरीद पाएगी तो डीलिस्ट नहीं कर पाएगी। समझ गए? तो ये सब कुछ पार्ट है, आगे जो है वो चीज़ें आती रहेंगी। तो शेयर स्प्लिट जो है मेनली लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होता है, और थोड़े बहुत कंप्लाइंसेस जो हैं उसको, लिक्विडिटी का मेनली कंप्लाइंस होता है F&O वाला, उसमें रहने के लिए होता है। और यहाँ पे तुम्हारा जो है शेयर कंसोलिडेशन है, कंपनी वाले को लगता है कि मेरा जो है प्राइस जो है शेयर्स का बहुत कम है मार्केट के हिसाब से, उसको बढ़ाना चाहिए, तो कंपनी उल्टा कर देती है। शेयर स्प्लिट का उल्टा शेयर कंसोलिडेशन। सवाल पूछ सकता है, शेयर स्प्लिट में फेस वैल्यू रिड्यूस होता है, शेयर कंसोलिडेशन में फेस वैल्यू इंक्रीज होता है। बस ध्यान रखना, 2 या 3 चीज, और दिक्कत नहीं होगी तुमको। यहां बताओ क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होने वाला है। IRCTC board approved stock split in the ratio 1:5. The face value of stock is Rs10 and investor of IRCTC will receive how many shares for 1 shares they hold? कितना मिलेगा उसको? एक के बदले 5 मिलेंगे। 1 के बदले 5 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा था मैंने 1:10 का मतलब 1 शेयर्स है तुम्हारा फेस वैल्यू 10 का, उसके बदले तुमको 10 शेयर्स मिलने वाला है। ये सब रेशियो ध्यान रखना, रेशियो पूछेगा तुमको रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम में। ठीक है, तो ये रेशियो पे जो है ज़्यादा फोकस कर लेना। रेशियो में ऐसा ना हो कि मतलब उल्टा कर देना, या फिर रेशियो वाले सवाल जो है तुमको आएंगे सब में आएंगे वो। ठीक है, 1:5 का मतलब तुम्हारे पास फेस वैल्यू 10 का 1 शेयर्स है, तो 5 शेयर्स तुमको मिलेंगे 1 शेयर्स के बदले, तो आंसर होगा सी यहाँ पे। दूसरा सवाल है यहाँ पे, व्हाट विल बी द न्यू फेस वैल्यू ऑफ IRCTC शेयर्स? 2 रुपीज। 2 रुपीज, करेक्ट। ठीक है, पहले कितना था? 10 का था। 10। अब 1 के बदले कितना शेयर्स मिले? 5 शेयर्स मिले।
तो सिंपल 10 डिवाइड बाई 5 कर देना, तो न्यू फेस वैल्यू जो होगा IRCTC शेयर्स का वो होगा 2 का। ठीक है, इसके बाद देख लो, एक कंपनी अनाउंस शेयर कंसिडरेशन इन द रेशियो 1:5। ठीक है, इफ द करंट फेस वैल्यू इज Rs5, व्हाट विल इज द न्यू फेस वैल्यू आफ्टर कंसिडरेशन, क्या होगा? 1। नहीं, फाइव। नहीं मैंने यहाँ पे गलती नहीं, लिख नहीं। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है फेस वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 से ऊपर होता नहीं है जनरली। आप देखोगे ना, जनरली जो क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू जो है किसी कंपनी का वो 10 और 1 के बीच में रहता है, जो लिस्टेड रहती है। वैसे जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो 1000 का या 100 का रख सकते हैं इक्विटी में। बॉन्ड्स में 5000 10,000 का फेस वैल्यू होता है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनियाँ उसका फेस वैल्यू जो है वो 10 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू इज Rs2 है। तो अगर मान लो किसी कंपनी का जो करंट फेस वैल्यू है वो 2 है, और कंपनी जो है 5 के बदले 1 शेयर्स दे रही है, तो उसका नया फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। सिंपल। तो ये था तुम्हारा स्टॉक का जो है कंसोलिडेशन और तुम्हारा स्टॉक का स्प्लिट। ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें से और कुछ नहीं आने वाला है तुम्हारा इसके बाद। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड पेएबल ऑन शेयर्स। तुमने कभी तुम जब भी तुम मार्केट में हो, तुमने देखा होगा 150% डिविडेंड IRCTC ने पे किया है। तो जो 150% डिविडेंड है तुम्हारा, वो कंपनी किस पे करती है? फेस वैल्यू पे। मार्केट प्राइस पे या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे। ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंपनी 200% डिविडेंड, तुम जैसे अब आज के बाद अगर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज के बाद जब भी तुम देखोगे न्यूज़ को या फिर जो भी चीज़ देखोगे, वहाँ पे लिखा होगा 150%, 200% कंपनी ने 200% डिविडेंड पे किया है, तो लोग समझते हैं 200% ऑन स्टॉक प्राइस। नहीं, 200% स्टॉक प्राइस का मतलब हो गया कंपनी का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। कंपनी का जितना मार्केट कैप नहीं, उससे डबल उसको पे करना पड़ेगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो 200% है, 30% है, 70% है, 75% है, वो किस पे कंपनी पे करती है? फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो फेस वैल्यू को जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया है कि डिविडेंड जब भी कंपनी पे करती है तो उसको जो है फेस वैल्यू के टर्म्स में निकाला जाए। अब जो है सेबी ने रूल कर दिया है कि उसको जो है तुम स्टॉक प्राइस के टर्म्स में बताओ कि पर शेयर कितना शेयर्स डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो, तो वो भी जो है एक पार्ट है। अब यहाँ बताओ मुझे, इफ ए कंपनी विथ ए फेस वैल्यू ऑफ Rs10 डिक्लेयर 30% डिविडेंड, फाइंड डिविडेंड पर शेयर ऑफ ए कंपनी, क्या होगा? 3 रुपीज। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर 30% डिविडेंड अनाउंस किया है, तो कंपनी का पर शेयर्स जो डिविडेंड है वो कितना होने वाला है? 3 रुपीज। 0.3। नहीं, कैसे? ओके ओके सर, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, ठीक है सर, ठीक है डिवाइड बाय 100। जी जी। ठीक है, सवाल रहेगा ऐसे ही, डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ रहेगा वहां पे। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने 30% फेस वैल्यू पे डिविडेंड अनाउंस किया है। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ओके सर। 3। यहां पे ट्विस्ट करने के लिए एक सवाल पूछ सकता है। मान लो 100 शेयर्स है और 100 शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है और 10 पे कंपनी ने 30% डिविडेंड अनाउंस किया है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 300। 3 रुपये होगा। 3 रुपये होगा। मैं शेयर्स कितना भी रखूं, मुझे पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करना, मेरे पास 1000 शेयर्स हो, 100 शेयर्स हो, 10 शेयर्स हो, मतलब नहीं है। समझ ठीक है गए? सर। ये सब चीज जो है थोड़ा ट्विस्ट करता है। वो ट्विस्ट मतलब देखता है कि तुम्हारा इंस्टेंट क्या है। देखो सिंपल बता रहा हूँ, एनएसएम का एग्जाम का मेन फंडा क्या है। चीज़ें बहुत से लोग जो है समझते हैं पास करना है, नहीं। एनएसएम का मेन मोटिव है कि तुमको इन्वेस्टर्स को गाइड करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इन्वेस्टर कुछ भी पूछ सकता है। जो मैंने सवाल पूछा अभी, मान लो उसके इन्वेस्टर के माइंड में आया, वो तुमसे एनएसएम एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, अब मेरे पास 100 शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू 10 है, तो जाहिर सी बात है फेस वैल्यू 10 है तो मतलब सारे शेयर का फेस वैल्यू 10 ही होने वाला है। करेक्ट? ऐसा तो है नहीं एक शेयर का 10 होगा मेरे डीमेट अकाउंट में, एक का 5 होगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। 10 का मतलब 100 शेयर्स है, मेरे पास 10 फेस वैल्यू का है, 30% कंपनी ने डिविडेंड के फेस वैल्यू पे डिविडेंड अनाउंस किया है, मतलब जाहिर सी बात है पर शेयर जो उसने अनाउंस किया है वो फेस वैल्यू के 10 रुपये का है, 30% 3 रुपीज़ हो गया। मेरे पास 3 शेयर है, मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा पूछेगा, तो वहाँ पे लिख सकते हो 300 रुपीज़।
समझ गए? जी मतलब इन्वेस्टर एबीसी है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, 10 फेस वैल्यू के, कंपनी ने 30% डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उसको डिविडेंड कितना मिलने वाला है? तब वो मिलेगा 300, 3 इंटू 100। अगर पूछेगा डिविडेंड एबीसी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पर शेयर कितना मिलेगा, तो 3 रुपए ही मिलेगा। समझ गए? यस यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। पर शेयर का मतलब पर शेयर, ठीक है? चाहे वो कंपनी के रिलेटेड पूछे, इन्वेस्टर के रिलेटेड पूछे, सवाल लाखों बन सकते हैं। तुम्हारा मेन काम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? तो वो चीज़ जो है ध्यान रखना। अब इसके बाद जो है तुम्हारा चैप्टर क्वेश्चन 10 जो है यहाँ बताओ, इफ ए कंपनी विथ ए फेस वैल्यू ऑफ RS5 डिक्लेयर 30% डिविडेंड, तो क्या होगा तुम्हारा? 1.5। 1.5। सिंपल, 5 रुपीज़ का है, 30% मान लो, 5 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 कर लो, 1.5। अब यहाँ बताओ, इफ ए कंपनी विथ ए फेस वैल्यू ऑफ RS2 डिक्लेयर्ड ए 100% डिविडेंड, 2 कितना होगा? 2 रुपीज़। कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर 100% डिविडेंड अनाउंस किया है, तो कंपनी का जो तुम्हारा डिविडेंड पर शेयर है वो होने वाला है 2 रुपीज़ पर शेयर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सही यहाँ तक अब दिक्कत, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? 5 नंबर के सवाल, 5 मार्क के सवाल आने वाले हैं, छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है, चैप्टर 2 मैंने क्लियर कर दिया है, चैप्टर 3 मैं क्लियर कर दूंगा। कम से कम 10-15 मार्क के सवाल में 1 मार्क का सवाल तुमको गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा नहीं तुमसे कोई टफ वाला। थोड़े बहुत जो सवाल आएंगे वो 8 से आएंगे, उसमें भी आसान है, और 10 से आएंगे। बाकी चैप्टर जो है वो तो मैं क्या बोलते हैं 8 और 10 में डिपेंड करता है तुम एफर्ट कितना डालते हो, वही मैं क्लियर करवा दूंगा। बाकी यहाँ सबसे जो है डायरेक्टली सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है? तो उतना जो है यहाँ पे दिक्कत मत लेना, ठीक है? बेसिक रहने वाला है। अखिल जी ये बताइए कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। ये बताइए टेस्ट में आपने अच्छा क्यों नहीं किया? हाँ, अरे सर वो क्या था कि मैं थोड़ा बिजी था एक जगह। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हेलो। है? देखिए, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है। जी जब तक पास नहीं कीजिएगा सपोर्ट जी रहेगा, ठीक है? जी लेकिन जी जी लेकिन एफर्ट आपको डालना होगा, जी जी समझ गए ना? जी सर जी एफर्ट जो है वो मैं नहीं डाल सकता, मेरा एफर्ट जो है मैं अपने तरीके से डाल रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं, नोट्स बनाना हुआ, चैप्टर वाइज टॉपिक के बाद सवाल बताना हुआ, सवाल ऐड करना हुआ, जो है सो मैं कर रहा हूँ। उसमें मैं कोई ढिलाई नहीं कर रहा कि मतलब मैं बुक पढ़ा के सिर्फ चला जा नहीं रहा सही हूँ, बात। ठीक है? हाँ बाकी जो है वो आपको एफर्ट डालना होगा, उसमें मैं जो है नहीं कर सकता। अगर मान लो आप 10 दिन छोड़ देते हो जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद 0 पे हो आप, जी ठीक जी है? जी ठीक है, मैं जी सर। अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्लासेस को मैं अपलोड करता रहूँगा सारे क्लासेस, उसमें दिक्कत नहीं होगी ओके आपको। सर। लेकिन जो है ओके थोड़ा एफर्ट डाली, क्योंकि आपका जो है 50 में 15 सवाल सही थे। मतलब 15 जी का जी 15 का मतलब हुआ अगर मैं निगेटिव मार्किंग लेके चलूँ तो बहुत कम है आपका, ठीक है? जी सर जी सर तो जी वो सर देख रहा था, तो सिंपल सी बात है। जी तो सिंपल ऐसा मत, मुझे लगता है कि थोड़ा आप कहीं बिजी होंगे इसलिए थोड़ा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। मैं नोट्स आप हाँ सर हाँ हाँ नोट्स मैं आपको दे दे रहा हूँ, चीज़ें आपको दे रहा हूँ। थोड़ा एफर्ट डाल लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं जो है सवाल कहीं यूनिवर्स से लाता हूँ। बुक्स जो मैं पढ़ाया वही सवाल रहता है, वही आपका जी NSM एग्जाम में सवाल रहने वाला है। जी अब यहाँ पे देख लो, म्यूट कर लो जो भी है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है तुम्हारा बुक वैल्यू का सवाल आएगा। व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब ये होता है, सिंपल टर्म में समझो, अगर कंपनी आज के आज बिक जाती है, या फिर मान लो उसको कोई खरीद लेता है, या फिर बोलती है मुझे लिक्विडेट करना है, ठीक है, आज के आज, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का मतलब कौन? मालिक, चाहे मैं हूं, आप हूं, एक तरह से कंपनी के एक तरह से ओनर ही हुए। उसको कितना पैसा मिलेगा सारी लाइबिलिटीज काटने के बाद? समझ में आ गया? जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने लोन ले रखी है, XYZ काम कर रखा है, तो सब लाइबिलिटीज खत्म करने के बाद जो नेट प्रॉफिट रेसिडुअल बचता है कंपनी में, वो किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स का मतलब कौन? जिसने शेयर होल्ड किया हुआ है। तो उसको कितना पैसा मिलेगा पर शेयर, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। कहीं कहीं बुक वैल्यू लिखा होगा, कहीं कहीं नेटवर्थ लिखा होगा।
यही आपको समझना है एनएसएम एग्जाम में, और कुछ नहीं। कहीं कहीं सिर्फ इक्विटी लिखा होगा, कहीं कहीं आपको एसेट और लायबिलिटी दे देगा, आपको नेटवर्थ निकालना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं क्या करेगा एनएसएम में, सिंपल आपको केक वॉक वाला सवाल दे देगा, नेटवर्थ ये है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये है, तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसा होगा। अगर केस स्टडी पूछता है तो वो उसमें डाल देगा इक्विटी या फिर एसेट और लायबिलिटीज। तो आपको पता होना चाहिए नेटवर्थ कैसे निकालते हैं। ये तो चलो बेसिक्स है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी चैप्टर 8 में इतने फॉर्मूले आएंगे कि आपको याद करना ही करना पड़ेगा, दूसरा सवाल है ही नहीं है, दूसरा आपको ऑप्शन से अवेलेबल ही नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये फॉर्मूला क्योंकि ये आपको काम करेगा रिवर्स बिल्डिंग में। जब मैं केस स्टडी बताऊंगा या फिर जब सवाल बताऊंगा वहाँ पे जहाँ पे आपको चीज़ें जो है डिटेल में जाननी होंगी, तब आपको यहाँ पे यही छोटे छोटे फॉर्मूले काम आएंगे। रिवर्स बताऊंगा, रिवर्स में कैसे जो है आसानी से सवाल निकालते हैं, सिंपल। तो जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। बुक वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है नेटवर्थ डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कि कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है वो दिया होगा। अगर वो भी नहीं दिया होगा तो आने वाले पार्ट में वही बता दूंगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स कैसे निकालते हैं, कुछ और दिया होगा उसके लिए, तो उसके लिए रिवर्स वाला फॉर्मूला जो है वो वर्कआउट करता है। तो जो फॉर्मूला में बन रहा है, फिलहाल तो ये चैप्टर 3 का स्टार्टिंग ही है, तो जो बन रहा है फॉर्मूला मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है। आप ये पीडीएफ लेते रहना, मैं वैसे हर चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा आपको। कंट्रोल F पुट करना, फॉर्मूला टाइप करना, फॉर्मूला सर्च करना, सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे जो भी है। उसको एक अलग से जो है बना लेना नोट्स पे, और उसको याद करते रहना अभी से ही, क्योंकि वो चैप्टर 8 में और 10th में बहुत काम आएगा, आपको काम ही काम आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे सिंपल आपको लिखने वाला नहीं है, बुक वैल्यू का नेटवर्थ इक्वल टू आउटस्टैंडिंग्स, कहीं कहीं नेटवर्थ डाल देगा, कहीं कहीं इक्विटी डाल देगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू का मतलब है पर शेयर कैसे निकालते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब है कितने पर शेयर जो है कंपनी का वैल्यू कितना है एसेट माइनस लायबिलिटीज के बाद, वो है नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिया होगा, नेटवर्थ की जगह एसेट दिया होगा, लायबिलिटी दिया होगा, या फिर मान लो इक्विटी दिया होगा। अब यहाँ पे आते हैं सवाल नंबर 12। मुझे बताओ इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। ऑन कर लो सारे के सारे माइक, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी एबीसी नेटवर्थ इज 1 करोड़ and its total number of outstanding shares is 10 lakh. Find book value per share of a company ABC. 10. करेक्ट। तो बुक वैल्यू जो है तुम्हारा वो 10 होगा। 13 नंबर बताओ। एक कंपनी इज ABC टोटल एसेट इज 3 करोड़ and its total liabilities is 2 करोड़ and the number of outstanding shares is 10 lakh. Find the book value per share of a company. पहले सब देखो, अभी रुक जाओ। सबसे पहले काम को तुमको क्या करना है, सबसे पहला जो काम है मैं जो बता रहा हूँ तुमको, म्यूट कर लो सब अभी जो है थोड़े स्पीकर, ठीक है। सबसे पहला जो काम है क्या बोलते हैं एनआईसीएम एग्जाम में, वो ये करना कि पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है सबसे पहले लिखना है। तो मान लो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ नोट्स, रुक जाओ। यहाँ पे जो है मैंने नोट्स ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है मुझे, सबसे पहले पूछ रहा है बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो, नेट वर्थ डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, ये मैंने पहला पार्ट जो है कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा पार्ट जो है, 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है तुमसे, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है मेरे से एसेट 3 करोड़ का है और लायबिलिटीज 2 करोड़ का है। नेटवर्थ मुझे मिल नहीं रहा। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिया हुआ है, दिया हुआ है मतलब कितना हो जाएगा, इक्वल टू मुझे यहाँ पे मुझे पता नहीं है, x डिवाइड बाई 10 लाख, ठीक है। ये मुझे मिल गया है। अब मुझे x निकालना है। यही है तुम्हारा रिवर्स वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था लिखने के लिए तुमको, सिंपल। अब मुझे नेटवर्थ निकालना है। अब नेटवर्थ दिया नहीं है, नेटवर्थ की जगह क्या दिया है मुझे, दिया हुआ है एसेट और दिया हुआ है लायबिलिटीज। ठीक है। अब यहां पे देख लो एसेट कितना दिया हुआ है 3 करोड़, लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 2
करोड़। कोई कोरिलेशन बनता है नेटवर्थ और एसेट लाइबिलिटी से? यस, बनता है। नेटवर्थ इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। कितना हो जाएगा नेटवर्थ मेरा? नेट वर्थ इक्वल टू 1 CR। अब फॉर्मूला बैठ सकता है? बैठ सकता है। बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू क्या होगा? 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 lakhs। ऑन करो ओपन सारे माइक। समझ में आ गया? जी। जो चीजें हैं वो तुमको लिखनी पड़ेंगी। अगर तुम माइंड में सोचोगे कुछ नहीं होने वाला है। पेपर पे उतारो जो दिया गया है, और फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूं उसको याद करते रहो। ये बहुत काम आएगा। बहुत काम क्या मतलब, आगे वही आने ही वाला है। कोई डायरेक्ट पूछने वाली नहीं है इसे भी। चैप्टर चलो चैप्टर 3 से डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा। चैप्टर 8 में डायरेक्ट नहीं आने वाला है। वो दिखाऊंगा तुमको कैसे होता है। सारे 10 तुमको चीज़ दे दिए होंगे, उसमें से तुमको ईबिट निकालने के लिए बोल देगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब तुमको जब तक पता नहीं है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या क्या फॉर्मूला आता है, क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है, मुश्किल है। और आंसर दिक्कत क्या है? आंसर तुम्हारा सब रहेगा, जो तुम सोच रहे हो वो भी रहने वाला है। तो तुमको प्रिसाइज होना है कि मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या होगा? ए। समझ में आ गया? 14th का बताओ। 14th का क्या होने वाला है? इफ ए कंपनी ABC equity is 20 lakh and the total number of outstanding shares is 2 lakh, find the book value per share of the company। क्या होगा? 10। इक्विटी का मतलब क्या बताया था मैंने? एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये पता होना चाहिए। अगर तुमको ये पता नहीं इक्विटी का मतलब क्या है, फिर दिक्कत होगी। फिर तुम डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, चीज़ें करोगे, वैसे करोगे, फिर वैसे ही करने वाले हो एग्जाम में। तो सिंपल चीज़ें याद रखना, उसके बेसिस पे जो है जो भी करनी है सिंपल है। म्यूट कर लो। सिंपल है। अब जो है तुम्हारा यहाँ पे व्हाट इज मार्केट वैल्यू पूछेगा नहीं। मार्केट वैल्यू सिंपल है, उसको याद रख लो। मार्केट प्राइस पर शेयर का जो होता है उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। सर वो 14 का बताइए ना कैसे करना है। 14th का सिंपल 20 लाख डिवाइड बाई 2 lakhs। ओके। देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने इक्विटी का? इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, मतलब Liability, हाँ। नेटवर्थ। समझ गए? यहाँ पे इक्विटी इक्वल टू नेटवर्थ होगा। समझ में आया? ओके। ठीक है। इसलिए फॉर्मूला में देखो, मतलब फॉर्मूला मैं सब डिकोड कर दूंगा। डिकोड मतलब जितना छोटा हो सकता है कर दूंगा। जो नोट्स मिलेगा बस उसमें कंट्रोल F दबाना, फॉर्मूला बस सर्च करना। फॉर्मूला कंट्रोल F का फॉर्मूला सर्च करोगे मिल जाएगा छोटे छोटे। इसको याद कर लो। ओके। ठीक है, क्योंकि सीधा सवाल नहीं पूछेगी। सवाल सीधा ही रहता है NSM का, कोई ज़्यादा टेढ़ा नहीं रहेगा तुम्हारा। लेकिन यहाँ नेटवर्थ की जगह क्या डाल दिया? इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या हो गया? नेटवर्थ। नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, सिंपल। कभी कभी यहाँ पे प्राइस डाल देगा स्टॉक का, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है अगर तुम लिख लोगे पहले कि तुमको पूछ क्या रहा है, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए बोला था मैंने, जो ये बताया था तुमको ये वाला काम, ये काम करने के लिए इसलिए बताया था। ये करना ही करना है तुमको। लिखो तुमको क्या दे रहा है, पहले जो पूछ रहा है वो लिखो। उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? मेन फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उसके बाद देखो दूसरे जो पैरामीटर दे रखे हैं उसको रिलेट करो, उससे मैं कुछ निकाल सकता हूं क्या? होता है 2-3 जो रिवर्स मैं बोल रहा हूं, रिवर्स फॉर्मूला बिल्डिंग जो है वो यही है। 2-3 पीछे आओगे, 2-3 फॉर्मूला पीछे आओगे, चीजें निकल जाएंगी तुमको। अगर थोड़ा टफ पूछा सवाल तो 2 से 3 फॉर्मूला नीचे आना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल है तो या तो सीधा सीधा बैठा देगा या सीधा नहीं बिठाएगा, तो एक नीचे, नेटवर्क से एक नीचे आओगे, एसेट लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेगा तो एसेट लाइबिलिटी की जगह कुछ और दे देगा। एसेट में क्या क्या टर्म आते हैं और लाइबिलिटीज में क्या क्या टर्म आते हैं। एसेट लाइबिलिटीज नहीं डालेगा, एसेट में लाइबिलिटीज में लोन डाल देगा, एसेट में डाल देगा लैंड डाल देगा। तुमको एक और नीचे आना होगा।
तो ये जो एसेट लायबिलिटीज़ का जो मेन पार्ट है वो चैप्टर 8 में आएगा, टॉपिक क्या क्या है, नीचे क्या है, वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बस अभी तक बस इतना समझो कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, धीरे धीरे करके जब बढ़ोगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली। ये चीज़ समझ गए। इसके बाद जो है तुम्हारा ये चीज़ हो गया, मार्केट प्राइस वैल्यू बोलेगा, मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, आईटीसी कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, अगर मुझे आईटीसी कंपनी के जैसी ही कोई कंपनी आज के डेट में ओपन करनी है या फॉर्म करनी है तो कितना पैसा लगेगा, उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ ए कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। If a new company were to set up all the infrastructure plants which an already existing company has, then the cost which it would bear today is known as replacement value of the firm. इसको किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि मान लो किसी फर्म का आज के रेट में और उसी फर्म के क्या बोलते हैं क्लोन में या फिर जैसा जो है मुझे एक फर्म ओपन करनी है तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट तुमको चैप्टर 10 में आएगा। मेनली शॉर्ट टर्म में समझो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। इसके लिए जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत पैरामीटर्स हैं। कोई क्या बोलते हैं जेन्युइन चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज़ करता है, कोई मान लो क्या बोलते हैं बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ करते हैं कि मतलब प्राइस टू अर्निंग सस्ता मिल रहा है, 1 और 2 का मिल रहा है तो मतलब सस्ता मिल रहा है कंपनी, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 और 2 के पे मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है, 25-30 से ऊपर है प्राइस टू अर्निंग तो महंगा मिल रहा है। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो है पैरामीटर तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो चैप्टर 10 में आएगा, वो जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो तुम आज चीज़ खरीद रहे हो उसका वैल्यू जो है, बेनिफिट जो है वो तुमको दिख रहा है आज के टर्म में। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने बॉन्ड लिया। ठीक है, बॉन्ड लिया मैंने 6% पे, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, 60,000 रुपये जो है मुझे साल के मिलेंगे अगले 5 साल तक। ठीक है, तो वो बेनिफिट तुमको दिख रहा है, उसके हिसाब से तुमको जो है जो 10 लाख रुपीज़ तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो तुमको लग रहा है कि हाँ ये जो है वर्थ वाइल है, मुझे जो है उसके हिसाब से जो एसेट्स है वो सस्ता दिख रहा है। अगर मान लो वही तुमको 10 लाख रुपीज़ बोले 1% के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जहाँ तुमको 6% मिल रहा है तो तुमको लगेगा कि नहीं मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा कॉस्टली है, वो वर्कआउट नहीं कर रहा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वही है तुम्हारा। द इंट्रिंसिक वैल्यू इज एन इक्विटी ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट। और तुम जिस प्राइस पे ले रहे हो और तुमको लगता है कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहने वाला है, डिविडेंड ऐसी रहने वाली है, मुझे बेनिफिट ऐसा मिलने वाला है आने वाले टाइम में, उसके मुकाबले ये जो प्राइस है वो सस्ता दिख रहा है मुझे, तो वही तुम्हारा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है। सिंपल। अगर मान लो HDFC बैंक का शेयर्स का मान लो 1500 है, अगर तुमको लग रहा है दिख रहा है कि आने वाले 10 साल में HDFC बैंक जो है वो 1% या 2% के हिसाब से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी और जो उसका रेवेन्यू और अर्निंग्स है वो 10 टाइम्स ग्रो करने वाला है, वो तुमको देखना पड़ेगा। वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट से या फिर जो मैनेजमेंट का विजन है, प्रॉस्पेक्ट्स है, उसको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से तुम देख सकते हो तो आज के रेट में बहुत सस्ती शेयर्स हैं तुम्हारे। अगर नहीं चली, कोई कॉम्पिटिशन आ गया तो महंगी है, वो आगे जो है डिफाइन होगा। सिंपल सवाल बस इतना पूछेगा, क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डैश ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स, उसको क्या बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। सिंपल टर्म में समझो। अगर तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू है तो क्या बोलोगे इसको, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड? ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं माइक। अंडर वैल्यू। इसका एग्जांपल Undervalued. देना, एग्जांपल देना। जैसे मान लो HDFC बैंक का मुझे लग रहा है रियल वैल्यू जो है वो होना चाहिए 1200। ठीक है, लेकिन अभी उसका रेट चल रहा है 1500, तो वो क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा? ओवर वैल्यूड सर। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 1200 है, लेस देन 1500 और 1500। ठीक है, अगर मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू 1200 है लेकिन मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, तो क्या होगा वो अंडर वैल्यूड।
अंडर ठीक है। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एजम्पशंस कर सकते हो किस बेसिस पे करना है। कोई प्राइस टू अर्निंग पे करते हैं, कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे करता है, कोई प्राइस टू बुक वैल्यू पे करता है, सबका अपना अपना पैरामीटर्स है। कोई आज तक जेन्युइन जो फार्मूला है सिर्फ वॉरेन बफेट को ही पता है, ठीक है, क्या है कैसे निकालते हैं। सब जो है एजम्पशन ही लगा रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मार्केट में कुछ भी कांस्टेंट नहीं, वो चेंज होता रहता है तुम्हारा। वो डिपेंड करता है कंपनी के बेनिफिट के ऊपर, क्या कंपनी के क्या वो बेनिफिट नहीं, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, कि कंपनी ग्रो कैसे करेगी, मार्केट शेयर गेन कैसे करेगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो ओवरऑल क्या बोलते हैं रीडिंग का और क्या बोलते हैं एजम्पशंस का, वो जो है तुम्हारा पार्ट है कि मतलब जो है तुम कैसे जो है उसको देखते हो। तो समझ गए। यहाँ पे सवाल जो मेरे से पूछा हुआ था वही पूछा हुआ था, डैश ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज एन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट। तो जहाँ पे तुम्हारा डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, वो ध्यान रखना। बस सवाल पूछ सकता है तो बस ये पूछ सकता है। और यहाँ पे एग्जांपल देके पूछ देगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू है, या फिर मान लो तुमको सवाल दे देगा कि किसी स्टॉक का प्राइस 1000 है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसका 1000 है और मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 800, तो जाहिर सी बात है 1000 ग्रेटर देन 800, तो ये तुम्हारा अंडर वैल्यूड कहलाएगा स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे बोलेगा कि मतलब मार्केट वैल्यू उसका 1500 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1000 लेस देन 1500 तो ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट्स में गोल है वो क्या है इन्वेस्टर का, मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदना है और ओवर वैल्यूड स्टॉक बेचना है, ध्यान रखना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदना है और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बेचना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे तुम्हारा है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है क्वालिटेटिव फैक्टर सवाल पूछ सकता है, मैनेजमेंट का वर्किंग स्टाइल, क्वालिटी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस में आएगी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। देखो फाइनेंस का मैंने पढ़ाया हुआ है तुमको, क्वांटिटेटिव फैक्टर में सारे आएंगे फाइनेंशियल टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो भी टर्म्स आएगा वो आएगा तुम्हारा किस में, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या क्या आने वाले हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैपेबल है या नहीं है कंपनी ग्रो करने के लिए, मैनेजमेंट जो बोला है पिछले 5 साल में उसको करके दिखाया नहीं दिखाया है, ये किस में आएगा, क्वालिटेटिव फैक्टर में, ठीक है। तो जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करते हो तो उसमें क्वांटिटेटिव फैक्टर तो चेक होता ही होता है, साथ में क्वालिटेटिव फैक्टर भी चेक होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी को मान लो ऑर्डर्स ज़्यादा आ गए, डिमांड ज़्यादा आ गया, तो कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, क्या बोलते हैं मार्केट शेयर गेन करने के लिए। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा आ गया, फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है, उसको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसको। अब जाहिर सी बात है जो कंपनी मान लो 1 लाख यूनिट्स बनाती है कार का, उसको अगले साल 10 लाख यूनिट का डिमांड ऑर्डर आ जाए, क्या करेगी, उसको एक्सपेंस ही करना पड़ेगा, एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 10 साल तक बोलेगी कि आप वेट कीजिए, 10 साल बाद आपका ऑर्डर मिलने वाला है, तो कस्टमर वहाँ पे नहीं रहने वाला उसके साथ। तो जाहिर सी बात है उसको कैपेक्स की जरूरत है, तो कैपेक्स की जरूरत है तो क्या वो फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी है उसके पास, मैनेजमेंट के पास है कि वो फाइनेंस रेज कर सकता है, ट्रस्ट इतना बिल्डअप किया हुआ है वो, तो वो सब चीज़ें जो है तुमको देखनी पड़ेंगी इंट्रिंसिक वैल्यू में। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे तुमको जो है सवाल पूछ सकता है, एक सवाल जो छोटा सा आएगा, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है तुम्हारा इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर का मतलब तुम रिएक्ट कैसे करते हो किसी चीज़ पे, एंड कॉग्निटिव का मतलब तुम्हारा थिंकिंग लिमिटेशन क्या है। और ये जो है इंडिविजुअल, अगर मान लो मैं ग्रुप में हूँ तो ग्रुप में मान लो किसी चीज़ पे रिसर्च चल रही है, तो सबका बिहेवियर कैसा है, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं चीज़ों पे, और थिंकिंग स्टाइल कैसा है, लिमिटेशंस कैसा है उनका, कि मतलब जो है उसको सोच कैसे रहे हैं। और सबका जो है क्या बोलते हैं, अगर इंडिविजुअल काम कर रहे हो दोनों चीज़ें वर्कआउट करेंगे, और ग्रुप में काम कर रहे हो तो सबका जो है समीशन मिला के जो है तुम क्या डिसीजन तुम किस डिसीजन पर जो है पहुँच रहे हो कि तुमको क्या करना है। जैसे मान लो रिसर्च टीम हो गई, रिसर्च टीम में क्या होता है, ग्रुप में होते हैं, अपने अपने चीज़ों को लेके जो है वो सोचते हैं, क्या बोलते हैं, अपने डिसीजन को फॉर्म करते हैं, उसके बाद उसका एक समरी बना के जो है डाल देते हैं किसके पास,
फंड मैनेजर के पास। वो देखता है, समझता है, चीज़ों को पढ़ता है, उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना है वो करता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो तुम्हारे बिहेवियर और कॉग्निटिव थिंकिंग लिमिटेशन का दोनों का जो है पार्ट है। सवाल बस ये पूछ सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किसका पार्ट है, बिहेवियर और कॉग्निटिव दोनों का है। तो बस 1 मार्क में सवाल तुमको ये आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आज का। आज बस इतना ही था क्योंकि 1-2 स्टूडेंट नहीं आने वाले थे, तो मतलब मैंने जो है यहाँ तक रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। समझ में आ गया? जी सर। सिंपल है। जो चीज़ें होंगी मैं पोस्ट करता रहूँगा, बस धीरे धीरे, मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं 1 से 1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत जो है थोड़ा एफर्ट डालो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चैप्टर 4, 5, 6, 7, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत मतलब वो थ्योरी आएगा, उसमें से थ्योरी मतलब चीज़ें बता दूंगा क्या होने वाला है। उसमें क्या पूछते हैं, बस ट्रू एंड फॉल्स पूछेंगे। ट्रू एंड फॉल्स में वही 3-4 सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे ये सेंटेंस सही है या नहीं सही है। तो उसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल आएगा, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उतना घुमा के नहीं पूछेंगे। चैप्टर 8 और 10 से जो है थोड़ा न्यूमेरिकल्स में वेट रहेगा। वेट का मतलब तुमको 2 या 3 फॉर्मूले नीचे आने पड़ेंगे सवाल निकालने के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं बैठने वाला है। फॉर्मूला नेटवर्थ डिवाइडेड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये एक पार्ट हो गया, लेकिन कहीं नेटवर्थ डाल देंगे, या नेटवर्थ नहीं तो उसकी जगह तुमको लैंड डाल देंगे या फिर लोन डाल देंगे, जो भी होगा वो तुमको 2 या 3 पार्ट नीचे उतरना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो भी मैं गाइड कर दूंगा। और जाहिर सी बात है तुम्हारा फार्मूला का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो फिर उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली। चैप्टर 9th दिक्कत नहीं है, 5-6 मार्क का सवाल आएगा। 11th-12th में दिक्कत नहीं होने वाली। 13th में 10 मार्क का सवाल आएगा, सेबी रेगुलेशंस का है, वो तो मैं पूरा सेबी रेगुलेशंस पढ़ा दूंगा तुमको क्या है नहीं है, क्योंकि मैं वही काम ही कर रहा हूँ, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस में तुमको दिक्कत होने वाली नहीं, एक सिंगल वर्ड का दिक्कत नहीं होगा कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या है, कैसे क्या रेगुलेशंस क्या होता है, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बस जो भी है कोशिश करता हूँ हो जाएगी। बस जो है तो बस पढ़ते रहना, ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो मैं कंप्लीट कर दूँ 2 या 3 दिन में सारे के सारे, लेकिन फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको बस थोड़ा देखते रहो, ठीक है, और बाकी जो होगी वो हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।